जरा एक पल के लिए ना एक दृश्य की कल्पना कीजिए। हाँ। एक कमरे में 10 साल के दो बच्चों को बैठाया गया है हम्म। और उन दोनों को एक पजल दी गई है, एक पहेली सुलझाने के लिए। लेकिन ये कोई आम पहेली नहीं है। इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि इसे सुलझाया ही ना जा सके। मतलब पूरी तरह से असंभव है। हाँ, बिल्कुल असंभव। तो होता क्या है कि पहला बच्चा कुछ ही मिनटों में चिढ़ जाता है। वो रोने लगता है और पजल को दूर फेंक कर कहता है कि मैं बेवकूफ हूं, मुझसे ये नहीं होगा। हाँ, ऐसा अक्सर होता है बच्चों के साथ। सही कहा। लेकिन जो दूसरा बच्चा है ना, वो अपने हाथ मलता है, मुस्कुराता है और कहता है कि वाह, मुझे चुनौतियां बहुत पसंद है। देखते हैं इसे कैसे सुलझाया जा सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अलग प्रतिक्रिया है। बिल्कुल, एक ही उम्र है, एक ही पजल है, लेकिन दोनों का बर्ताव एकदम अलग है। तो सवाल यह है कि क्यों? विज्ञान कहता है कि इसका सीधा संबंध उनकी बुद्धिमानी से नहीं है। तो फिर किस चीज से है? इसका संबंध उनके दिमाग में मौजूद एक अदृश्य स्विच से है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य विषय भी यही है। ये एक बहुत ही शानदार विषय है। हाँ, आज हम मशहूर मनोवैज्ञानिक कैरोल एस ड्वेक की किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के चैप्टर 8 के आधार पर एक बहुत ही बड़े सवाल का जवाब खोजने वाले हैं। बिल्कुल। और वो चैप्टर मुख्य रूप से माइंडसेट बदलने पर केंद्रित है। सही कहा। तो हमारा सवाल यह है कि अगर कोई इंसान सालों से उस पहले बच्चे की तरह सोचता आ रहा है, मतलब हार मान लेने वाली सोच रखता है, तो क्या वो सच में अपने दिमाग के उस स्विच को बदल सकता है? क्या बदलाव मुमकिन है? देखिए, इस सवाल का जवाब मनोविज्ञान के सबसे दिलचस्प हिस्सों में से एक है। बदलाव बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा। हाँ, लेकिन हमें इस स्विच वाले विचार से थोड़ा बाहर आना होगा। कैरल ड्वेक का जो शोध है ना, वो बहुत स्पष्ट रूप से ये साबित करता है कि माइंडसेट बदलना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपने बस एक झटके में ऑन या ऑफ कर दिया। मतलब ये कोई लाइट का बटन नहीं है? एकदम सही। ये किसी लाइट के स्विच जैसा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही जटिल मशीन की रीवायरिंग करने जैसा है। रीवायरिंग मतलब तारों को दोबारा जोड़ना? हाँ, इसके लिए गहरी जागरूकता चाहिए, लगातार प्रयास चाहिए और सबसे बड़ी बात, निरंतरता की आवश्यकता होती है। मतलब ये पूरी तरह से एक विज्ञान है, कोई रातों रात होने वाला जादू या चमत्कार नहीं है। समझ गया। तो अगर ये एक रीवायरिंग का प्रोसेस है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब अगर किसी मशीन में खराबी है, तो सबसे पहले उस खराबी को ढूंढना पड़ता है ना? बिल्कुल, बीमारी को पहचानना सबसे जरूरी है। तो माइंडसेट के मामले में वो पहला कदम क्या है? इंसान शुरुआत कहाँ से करे? शुरुआत होती है अवेयरनेस से, यानी जागरूकता से। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो फिक्स्ड माइंडसेट होता है ना, वो बहुत ही चुपचाप काम करता है। चुपचाप? यानी इंसान को पता ही नहीं चलता। बिल्कुल नहीं चलता। ड्रेक ने अपनी रिसर्च में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्रों पर एक बहुत ही शानदार प्रयोग किया था। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। हाँ हाँ, जरूर। तो उन्होंने छात्रों को कुछ मुश्किल सवाल दिए हल करने के लिए और उनके दिमाग पर ईईजी मशीन लगा दी। ईईजी मशीन जो ब्रेन वेव्स नापती है। हाँ, वही, जो उनके दिमाग की हलचल को नाप रही थी। तो जब छात्रों ने सवालों के गलत जवाब दिए और उन्हें बताया गया कि उनका जवाब गलत है, तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्रों के दिमाग में बहुत भारी हलचल हुई। अच्छा, मतलब उन्हें बुरा लगा होगा कि वो गलत हो गए। हाँ, उनका दिमाग उस गलती पर रिएक्ट कर रहा था। लेकिन असली बात अब आती है। जब उन्हें ये बताया जाने लगा कि सही जवाब क्या है और उसे कैसे सॉल्व करना है, तो उनका दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया। सुन्न पड़ गया मतलब कोई हलचल ही नहीं हुई? कोई हलचल नहीं, मशीन पर एकदम सीधी लाइन जैसी स्थिति आ गई। अरे बाप रे, मतलब उन्होंने अपनी गलती पर तो रिएक्ट किया, लेकिन जो सीखने वाला हिस्सा था उसे उनके दिमाग ने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। बिल्कुल सही पकड़े आप। फिक्स्ड माइंडसेट का दिमाग सिर्फ इस बात पर फोकस करता है कि वो पास हुआ या फेल, क्या वो स्मार्ट दिखा या बेवकूफ दिखा। हाँ, उसे बस अपने इमेज की फिक्र होती है। सही कहा। वो सीखने वाली नई जानकारी को पूरी तरह फिल्टर कर देता है, हटा देता है। इसीलिए अवेयरनेस जरूरी है। इंसान को खुद पर नजर रखनी होगी। हाँ, इंसान को ये पकड़ना होगा कि वो कब चुनौतियों से भाग रहा है, कब वो आलोचना सुनकर उसे अपनी बेइज्जती मान रहा है, या कब उसके अंदर से ये आवाज आ रही है कि यार ये मेरे बस का नहीं है। तो जब तक हम इस पैटर्न को नहीं पकड़ेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, जब तक इस पैटर्न को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक बदलाव की शुरुआत ही नहीं हो सकती। यहाँ मुझे एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी याद आ रही है, मगर आप इजाजत दें तो शेयर करूं? अरे बिल्कुल, बताइए ना। तो ये जो फिक्स माइंडसेट की अंदरूनी आवाज है ना, ये हमारे स्मार्टफोन में चलने वाले किसी बैकग्राउंड ऐप की तरह है।
दिलचस्प है। कैसे? देखिए, कभी कभी हमारा फोन अचानक बहुत गर्म होने लगता है, बैटरी बहुत तेजी से खत्म हो रही होती है और फोन हैंग करने लगता है। हाँ, बहुत बार होता है ऐसा। हमें लगता है कि यार फोन पुराना हो गया है या खराब हो गया है, पर असल में बैकग्राउंड में कोई ऐसा ऐप चल रहा होता है जो चुपचाप हमारी सारी बैटरी और ऊर्जा चूस रहा है। बिल्कुल सही बात है। और हमें तब तक इसका पता नहीं चलता जब तक हम सेटिंग्स में जाकर उस ऐप को ढूंढकर उसे फोर्स स्टॉप नहीं करते। तो क्या फिक्स्ड माइंडसेट को पकड़ना भी ऐसा ही कुछ है? आपका ये स्मार्टफोन का उदाहरण काफी हद तक स्थिति को बहुत अच्छे से समझाता है। लेकिन इसे अगर हम न्यूरोलॉजी के नजरिए से देखें ना, तो इसमें एक छोटा सा पेंच है। अच्छा, वो क्या? फोन में तो आप एक बटन दबाकर ऐप को फोर्स स्टॉप या डिलीट कर सकते हैं, काम खत्म। हाँ, वो तो बहुत आसान है। लेकिन इंसानी दिमाग के बैकग्राउंड में चलने वाले ये ऐप्स सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, ये न्यूरल पाथवे हैं। न्यूरल पाथवेज? हाँ, ये दिमाग के अंदर बने हुए असल भौतिक रास्ते हैं। आप किसी विचार को सिर्फ डिलीट नहीं कर सकते। दिमाग कभी भी खाली जगह या वैक्यूम बर्दाश्त नहीं करता। मतलब हम सिर्फ उस आवाज को बंद नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। अगर आप एक नकारात्मक आवाज को बंद करना चाहते हैं, तो आपको वहां जानबूझकर एक नया कोड, एक नया रास्ता बनाना पड़ेगा जो उस पुराने रास्ते की जगह ले सके। एकदम सही। तभी वो पुरानी आवाज शांत होगी। अच्छा, तो हम सिर्फ उस बैकग्राउंड ऐप को बंद करके आराम से बैठ नहीं सकते, हमें एक नया बेहतर ऐप इंस्टॉल करना होगा वहां पर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर वो नया कोड क्या है? उस पुरानी नकारात्मक आवाज को आखिर किस चीज से बदला जाए? यहीं पर ड्वेक की रिसर्च का एक बहुत ही जादुई और असरदार हिस्सा सामने आता है। जादुई? हाँ। बताइए। जब भी दिमाग में वो पुरानी आवाज आए जो कहे मैं इस काम में अच्छा नहीं हूँ या मुझे गणित समझ नहीं आता, तो इस पूरी लाइन को सिरे से नकारने के बजाय इसके अंत में सिर्फ एक छोटा सा शब्द जोड़ना होता है। सिर्फ एक शब्द? हाँ, और वो शब्द है अभी। अंग्रेजी में इसे येट कहते हैं। अच्छा। मतलब मैं गणित में अभी अच्छा नहीं हूँ। सटीक। मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ, ये एक पूर्ण विराम है, एक फुल स्टॉप। हाँ, ये एक डेड एंड है जो दिमाग के तनाव वाले हिस्से, जिसे एमिगडाला कहते हैं, उसे एक्टिव कर देता है और इंसान हार मान लेता है। अमिगडाला डर और तनाव को कंट्रोल करता है ना? बिल्कुल। लेकिन जैसे ही अभी जुड़ता है, ये वाक्य एक खुला रास्ता बन जाता है। न्यूरोलॉजिकल स्तर पर ये छोटा सा शब्द एमिगडाला को शांत करता है। अरे वाह! और दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को, जो कि समस्या सुलझाने का केंद्र है, उसे एक्टिवेट कर देता है। मतलब दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि सीखने की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है। एकदम सही पकड़े आप, सीखने का दरवाजा खुल जाता है। पर देखिए, मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ और एक जरूरी सवाल उठाना चाहूंगा। हाँ, पूछिए ना। क्या सिर्फ एक शब्द अभी जोड़ लेना काफी है? मतलब अगर कोई इंसान किसी काम में सचमुच बहुत बुरा है, तो क्या सिर्फ अभी कह देने से वो खुद को झूठी तसल्ली नहीं दे रहा है? मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब ये तो कुछ टॉक्सिक पॉजिटिविटी या खुद को बेवकूफ बनाने जैसा लगता है। सिर्फ सोचने से या एक शब्द बोलने से असल दुनिया में तो कोई बदलाव नहीं आ जाएगा ना? आपकी ये चिंता बहुत ही वाजिब है और ड्वेक भी अपनी किताब में इसे लेकर बहुत सावधान करती हैं। अच्छा, तो उन्होंने इस बारे में बात की है? बिल्कुल। अगर कोई सिर्फ अभी बोलकर सोफे पर बैठ जाए, तो हाँ, वो खुद को बेवकूफ़ी बना रहा है। अभी शब्द कोई मंजिल नहीं है, ये महज एक पुल है। एक पुल? हाँ, एक ब्रिज। और ये पुल सीधे एक्शन यानी कर्म की तरफ जाता है। असली बदलाव एक्शन से ही आता है। तो बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। जब इंसान अभी कहता है, तो इसका मतलब है कि वो अब उस काम को सीखने के लिए प्रयास करने को तैयार है, एफर्ट डालने को तैयार है। सही बात है। बिना प्रयास के, बिना एक्शन के ग्रोथ माइंडसेट एक बहुत बड़ा भ्रम है। ड्वेक के अनुसार प्रयास ही वो चीज है जो दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनाती है। यानी जमीनी स्तर पर काम करना बहुत जरूरी है और उस काम से मिलने वाली शुरुआती हार को झेलना भी। हाँ, हार तो मिलेगी ही शुरुआत में, क्योंकि जाहिर है जब कोई एक्शन लेता है नई चीज में तो उसे तुरंत सफलता थोड़ी मिलती है। शुरुआत में तो इंसान बहुत बुरी तरह से संघर्ष करता है। बिल्कुल करता है। तो मेरा सवाल यह है कि इस निराशा और उलझन के बीच हार मानने से कैसे बचा जाए? इंसान तो टूट जाता है ना। यहीं पर छोटी जीतों का विज्ञान और न्यूरोप्लास्टिसिटी की समझ काम आती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये थोड़ा भारी शब्द है। मैं इसे आसान कर देती हूँ। जब इंसान संघर्ष करता है ना, तो उसके दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट बायोलॉजिकल बदलाव हो रहा होता है। मतलब दिमाग सच में शारीरिक रूप से बदलता है? जी हाँ। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं और उसमें प्रयास डालते हैं, तो हमारे न्यूरॉन्स के चारों तरफ माइलिन नाम के एक पदार्थ की परत जमने लगती है। माइलिन।
आप जितनी बार संघर्ष करते हैं और अभ्यास करते हैं, ये माइलिन की परत उतनी ही मोटी होती जाती है। अच्छा, और इससे होता क्या है? इससे दिमाग के सिग्नल तेज होते हैं और वो काम हमारे लिए आसान लगने लगता है। लेकिन इस माइलिन को बनने में समय लगता है। तो मतलब रातों रात कोई भी मास्टर नहीं बन सकता? बिल्कुल नहीं। इसीलिए दिमाग को हार मानने से रोकने के लिए हमें खुद को छोटे छोटे सबूत देने पड़ते हैं। छोटे सबूत? जैसे कि कल मैं इस काम में 10% अच्छा था और आज मैं 12% हूँ। ये छोटी सी जीत दिमाग को आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझूं ना, तो ये किसी नए और भीड़-भाड़ वाले शहर में बिना जीपीएस के गाड़ी चलाने जैसा है। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत अच्छी लग रही है, बताइए। देखिए, पहले दिन आपको नहीं पता होता कि कौन से गली कहाँ जाती हैं। आप बहुत बार गलत रास्ते पर जाते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं और बहुत भारी उलझन और फ्रस्ट्रेशन होता है। हाँ, बहुत चिड़चिड़ाहट होती है। लेकिन हर रोज भटकने के बाद आप कोई ना कोई एक नया शॉर्टकट सीखते हैं और कुछ हफ्तों बाद क्या होता है, आपको उस शहर का पूरा नक्शा बिना सोचे ही याद हो जाता है। बिल्कुल सही। तो शुरुआत में जो रास्ता भूलने का डर और उलझन थी, वो असल में उस शहर को जानने की प्रक्रिया ही तो थी। ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। जिस फ्रस्ट्रेशन या उलझन की आपने बात की ना, लोग अक्सर उसे बेवकूफ़ी की निशानी मान लेते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं कि यार मैं तो डफर हूं, मुझे तो रास्ता ही नहीं मिल रहा। बिल्कुल। फिक्स्ड माइंडसेट वाला यही सोचेगा कि मैं रास्ता भटक गया मतलब मैं ही बेवकूफ़ हूँ। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला ये समझेगा कि ये उलझन और मानसिक तनाव दरअसल दिमाग के ग्रो होने का सबूत है। वो उस नए शहर का नक्शा दिमाग में छपने का सीधा सबूत है। एकदम सही। संघर्ष कोई बुरी चीज नहीं है, ये सीखने का शारीरिक एहसास है, फिजिकल सेंसेशन है। वाह, सीखने का शारीरिक एहसास। हाँ। लेकिन इस पूरे सफर में एक बहुत बड़ी बाहरी रुकावट भी आती है, जो हमारे अंदर की उलझनों से भी ज्यादा खतरनाक होती है। बाहरी रुकावट? क्या आप लोगों की राय और समाज के डर की बात कर रही हैं? बिल्कुल। ड्वेक का शोध बताता है कि फिक्स्ड माइंडसेट की सबसे बड़ी खुराक है दूसरों का अप्रूवल। अप्रूवल मतलब लोग क्या कहेंगे? हाँ, ऐसे लोग हमेशा खुद को साबित करने की होड़ में लगे रहते हैं। वे चाहते हैं कि दुनिया उन्हें हमेशा स्मार्ट और परफेक्ट माने। वो अपनी एक झूठी इमेज बनाकर रखना चाहते हैं। सही कहा। इसीलिए वो कभी ऐसे काम हाथ में नहीं लेते जहां उनके फेल होने या मूर्ख दिखने का जरा सा भी डर हो। क्योंकि अगर वो फेल हुए तो लोगों के सामने उनकी स्मार्टनेस की पोल खुल जाएगी। एकदम सटीक। दूसरी तरफ जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो खुद को साबित करने के बजाय खुद को बेहतर करने पर ध्यान देते हैं, इम्प्रूव करने पर। और यही बात असफलता को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। एकदम सही। फिक्स्ड माइंडसेट में फेलियर एक ठप्पा है, एक लेबल है जो बताता है कि आप नाकाबिल हैं। वो आपकी पहचान बन जाता है। हाँ, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट में फेलियर कोई पहचान नहीं है, वो सिर्फ एक घटना है, एक इवेंट है बस। हाँ, वो एक डेटा है, एक टीचर है। जब ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान फेल होता है तो वो पूछता है कि क्या काम नहीं किया, मुझे अगली बार अपनी रणनीति में क्या बदलाव करना चाहिए। वो खुद को बेवकूफ नहीं मानता। लेकिन सुनिए, यहाँ एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या है। ड्वेक की रिसर्च कहती है कि हमें ऐसे लोगों के बीच रहना चाहिए जो सीखने में यकीन रखते हों। हाँ, माहौल का बहुत असर होता है। बिल्कुल, क्योंकि हम अपने माहौल से बहुत प्रभावित होते हैं। अगर आप लगातार नेगेटिविटी फैलाने वालों के बीच रहेंगे तो आपका माइंडसेट भी फिक्स्ड हो जाएगा। ये बात सच है। अब किताबी तौर पे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि अपना माहौल फिल्टर कर लो, बुरे लोगों से दूर रहो। लेकिन असली जिंदगी में ये इतना आसान नहीं है। वही तो। असल जिंदगी में क्या हो अगर वो टॉक्सिक इंसान जो हर वक्त गलतियां निकालता है और फिक्स्ड माइंडसेट रखता है, वो आपका अपना बॉस हो? हाँ, ये बहुत आम बात है। या आपके माता पिता हो, या आपका जीवन साथी हो। आप उन्हें अपनी जिंदगी से फिल्टर करके निकाल तो नहीं सकते ना। नौकरी छोड़ना या परिवार छोड़ना हर किसी के लिए मुमकिन तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो ऐसे में कोई इंसान अपना ग्रोथ माइंडसेट कैसे बचाए? ये आज के समय का सबसे प्रासंगिक और जमीनी सवाल है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम हमेशा लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकते। तो फिर ड्वेक क्या सलाह देती हैं ऐसे हालात के लिए? ऐसे मामलों में ड्वेक का दृष्टिकोण ये नहीं है कि आप दुनिया से भाग जाएं, बल्कि ये है कि आप उस आलोचना को प्रोसेस करने का अपना तरीका ही बदल लें। प्रोसेस करने का तरीका थोड़ा समझाइए। जब आपका बॉस या कोई करीबी आप पर अपना फिक्स्ड माइंडसेट थोपने की कोशिश करें और कहे कि तुम किसी काम के नहीं हो, तो आपको ये समझना होगा कि ये उनका फिक्स्ड माइंडसेट बोल रहा है। हाँ, मतलब वो उनकी कमी है। हाँ, ये आपकी सच्चाई नहीं है। आपको उनकी बातों को पर्सनली लेने के बजाय
एक मनोवैज्ञानिक की तरह ऑब्जर्व करना सीखना होगा। अच्छा, मतलब उनके शब्दों को एक रिफ्लेक्शन की तरह देखना कि वो असल में खुद के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी असुरक्षाओं के बारे में, मेरे बारे में नहीं। बिल्कुल सही। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपका बाहरी माहौल नकारात्मक है तो आपको जानबूझकर अपने लिए एक माइक्रो एनवायरनमेंट बनाना होगा। माइक्रो एनवायरनमेंट मतलब एक छोटा सा अपना अलग माहौल। हाँ, अगर आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो अच्छी किताबें, इस तरह के पॉडकास्ट, ऑनलाइन कम्युनिटीज या कोई एक मेंटोर आपका वो सकारात्मक माहौल बन सकते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। आप दिन के 30 मिनट भी अगर किसी ऐसी किताब या विचार के साथ बिताते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देता है, तो वो आपके दिमाग को उस टॉक्सिक माहौल से लड़ने की खुराक दे देता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। माइक्रो एनवायरनमेंट बनाना वाकई एक ऐसा टूल है जो किसी भी इंसान के हाथ में हो सकता है। बिल्कुल, ये पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने अपनी अवेयरनेस बढ़ा ली, अभी शब्द का जादू भी समझ लिया, वो लगातार प्रयास भी कर रहा है और उसने अपने लिए किताबों या पॉडकास्ट का एक शानदार माइक्रो एनवायरनमेंट भी बना लिया। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इंसान आखिर इंसान है, कोई रोबोट या मशीन तो है नहीं। एक दिन बहुत खराब जाता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। हाँ, ऐसा दिन तो आता ही है। और हम अचानक वापस उसी फिक्स्ड माइंडसेट के गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। दिमाग फिर से कहने लगता है कि यार मैंने तो कहा ही था, मेरे बस का कुछ नहीं है। पुरानी आदतें लौट आती हैं। तो इस रिलैप्स का क्या किया जाए, इस गड्ढे से कैसे बचें? ड्वेक इस बात को बहुत स्पष्टता से रखती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट में वापस गिरना या रिलैप्स होना सिर्फ सामान्य नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से तय है। तय है मतलब ऐसा होगा ही होगा। ऐसा होगा ही। ग्रोथ माइंडसेट कोई परमानेंट सर्टिफिकेट नहीं है जो आपको एक बार मिल गया और जिंदगी भर आपके गले में लटकता रहेगा। ये कोई डिग्री नहीं है। बिल्कुल नहीं, यह एक लगातार चलने वाली यात्रा है। जब इंसान बहुत थका हुआ होता है, भूखा होता है या बहुत ज्यादा तनाव में होता है, तो दिमाग तुरंत अपने सबसे पुराने और सबसे सुरक्षित पैटर्न की तरफ भागता है, यानी फिक्स माइंडसेट की तरफ। हाँ, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं लगती ना, वो एक ऑटो पायलट मोड है। तो फिर उस गड्ढे से बाहर कैसे आएं? वापस ट्रैक पर कैसे लौटें? खुद के साथ गहरी सहानुभूति और धैर्य रखकर। सेल्फ कंपैशन बहुत जरूरी है। मतलब खुद को कोसना बंद करना होगा। बिल्कुल। जब आप वापस फिक्स्ड माइंडसेट में गिरें तो खुद को सजा ना दें, इसे एक अपराध की तरह न देखें। इसके बजाय इसे रोजाना के अभ्यास का हिस्सा मानें। ड्वेक एक बहुत ही शानदार रोजाना की प्रैक्टिस का सुझाव देती हैं। वो क्या है? हर इंसान को रात में सोने से पहले खुद से 2 सवाल पूछने की आदत डालनी चाहिए। पहला, आज मैंने ऐसा क्या नया सीखा जिसके लिए मैंने संघर्ष किया? बहुत बढ़िया सवाल है। और दूसरा, आज मैंने कौन सी गलती की और उसे ठीक करने के लिए मैंने क्या रणनीति बनाई? वाओ। जब ये एक रोज की आदत बन जाती है ना, तो रिलैप्स से बाहर आना बहुत तेज और आसान हो जाता है। ये पॉइंट मुझे बहुत जबरदस्त लगा। ये साबित करता है कि ग्रोथ माइंडसेट कोई ऐसा जन्मजात टैलेंट नहीं है जो कुछ खास लकी लोगों को ही मिलता है। बिल्कुल नहीं, ये सब सीख सकते हैं। ये असल में साइकिल चलाने या पानी में तैरने जैसी एक स्किल है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। जैसे कोई भी इंसान एक दिन में तैरना नहीं सीख सकता ना, उसे रोज पानी में उतरना पड़ता है, हाथ पैर मारने पड़ते हैं, पानी भी गले में जाता है, खांसता है इंसान। हाँ, और शुरू में बहुत डर भी लगता है। बिल्कुल, लेकिन अगर वो रोज प्रैक्टिस करे तो एक दिन पानी में तैरना उसके लिए सबसे स्वाभाविक और आसान काम हो जाता है। एकदम सही। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप तैरना सीख जाते हैं तो आप पानी से डरते नहीं हैं। सही बात है। इसी तरह जब आप ग्रोथ माइंडसेट की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप असफलताओं से डरना छोड़ देते हैं। आप समझ जाते हैं कि टैलेंट, बुद्धिमानी, क्षमता, ये सब महज शुरुआत करने के बिंदु हो सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट्स। हाँ, लेकिन ये आपकी अंतिम मंजिल तय नहीं करते। आपका माइंडसेट तय करता है कि आप उस टैलेंट को आखिर कहाँ तक लेकर जाएंगे। क्या बात है। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन अध्ययन को समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। बिल्कुल। कैरोल ड्वेक का ये पूरा शोध हमें याद दिलाता है कि हमारा भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, उसे पूरी तरह से बदला जा सकता है। हाँ, दिमाग बहुत लचीला है। दिमाग एक ऐसी मशीन है जिसे हम खुद अपने एक्शंस और अपने प्रयासों से रीवायर कर सकते हैं। लेकिन ये चुनाव हमें हर दिन, हर चुनौती के सामने खुद करना होगा। एकदम सही बात है। सफल और असफल इंसान के बीच का असली फासला आईक्यू का नहीं होता। ये सिर्फ इस बात का फासला है कि कौन हार मानकर बैठ गया और किसने कहा कि मैं ये अभी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे सीख कर रहूंगा।
बिल्कुल, यही वो जादुई फर्क है। इस पूरी चर्चा ने सच में सोचने का एक नया दरवाजा खोल दिया है। और अब अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो शायद उन्हें थोड़ा विचलित कर दे या सोचने पर मजबूर कर दे। बताइए। हमने भी बात की कि माइंडसेट को सचमुच एक स्किल की तरह रोज प्रैक्टिस करके बदला जा सकता है, और ये सफलता के लिए रटे हुए ज्ञान से कहीं ज्यादा जरूरी है। हाँ, बिना किसी शक के। अगर ये सच है तो जरा हमारे एजुकेशन सिस्टम यानी हमारी शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हम स्कूलों में बच्चों को सालों तक इतिहास की तारीखें रटने और बिना समझे गणित के फॉर्मूले याद करने पर मजबूर करते हैं। हाँ, पूरा फोकस रटने पर है। लेकिन जिस चीज पर इंसान की पूरी जिंदगी का दारोमदार है, यानी उसका माइंडसेट, उसे सिखाने का तो कोई सिलेबस ही नहीं है ना। ये सच में बहुत अफसोस की बात है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर स्कूल में हर दिन गणित और विज्ञान की तरह ही फेलियर को हैंडल करने और माइंडसेट ट्रेनिंग का एक अनिवार्य पीरियड हो? ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। अगर किताबी ज्ञान से ज्यादा किसी इंसान का हार ना मानने वाला नजरिया उसकी सफलता तय करता है, तो क्या आने वाले समय में एक सही और सुलझा हुआ ग्रोथ माइंडसेट ही दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कीमती डिग्री नहीं कहलाएगा? मुझे तो लगता है यही सबसे जरूरी स्किल होगी भविष्य में। एक ऐसी डिग्री जो किसी कागज पर नहीं बल्कि आपके दिमाग के न्यूरॉन्स में छपी हो। सुनने वाले इस विचार पर खुद गहराई से चिंतन जरूर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।